हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 27 जून 2023 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है आपका हायर सेकेंडरी लेवल पर हुआ था, ठीक है। और देखिए इसके 2 सेट हम पहले ही कर चुके हैं और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। अब इतने दिन तक इस प्लेलिस्ट में वीडियोस मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है, इन वीडियोस के अंदर जो है कंटेंट मेरे को खुद टाइप करना पड़ता, तो उसमें थोड़ा सा जो है टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। बाकी इसके पीछे और कोई रीज़न है नहीं। और देखिए 16 जून आज जो डेट है 16 जून 2024 है और 20 जून 2024 से जो है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, यानी कि देखा जाए तो 3 दिन और बचे। अब एग्ज़ाम तक जितने सेट मुझसे बनेंगे मैं आपको ये करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए 2 लाख के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। चाहे तो आप PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर देख सकते हैं 8 तिरका 24% का ब्याज मिल जाएगा। तो 2 लाख का आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 2 लाख का आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे 24%। तो ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 24 दूनी का 48,000 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिना लिखे भी आप इस प्रश्न को बना सकते थे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मोहन एक मेज को 800 के MRP पर 10% की छूट पर खरीदता है। यदि वह इसे 900 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 800 के MRP पर 10% की छूट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/10, यानी कि 10 पर 1 की छूट, तो इसका आप 9/10 कैलकुलेट कर देंगे, आपको 720 दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इतने में इसने खरीदा है, इस वर्ड पर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये इतने में खरीदता है, ठीक है। इंग्लिश में आप यहाँ पर पढ़ लेना। इसमें देखिए यदि वह इसे 900 में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बताया गया है कितना, 900। तो देख लीजिए कितने अधिक में बेचा, 180 अधिक में बेचा, तो 180 का इसे प्रॉफिट हुआ कितने पर, 720 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो 18/4 1/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 25%। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का लाभ होगा। अभय किसी काम को 22 दिनों में कर सकता है। निधि अभय से जो है 28% अधिक कार्यकुशल है। समान काम करने में जो है निधि को कितने दिन लगेंगे। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, यानी कि अगर यहाँ पर निधि 25 यूनिट कुशल है तो अभय जो है, निधि जो है अभय से 28% अधिक कुशल है। तो यहाँ पर अभय अगर यहाँ पर 25 यूनिट कुशल है तो निधि इससे यहाँ पर 7 अधिक यानी कि 32 यूनिट कुशल है। तो निधि और अभय की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ जाएगा 25:32, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ये अभय जो है यहाँ पर 22 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा। अभय जो है ये 22 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। अभय की एफिशिएंसी 25 इंटू में 22, आपके पास ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क यहाँ पर निधि अगर अकेली करती है 25 इंटू में 22 यूनिट का, तो अकेले यहाँ पर 22 यूनिट की एफिशिएंसी से करेगी, सॉरी 32 यूनिट की एफिशिएंसी से करेगी, तो यहाँ पर 2 से काट दीजिए 11 आ जाएगा, और ये 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। ये ऊपर 275 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 16 हो जाएगा। 16 एकम 16 बचा कितना, 4 7 11 बचा, उतारेंगे 5, 16 7 112, 3 बचा, बट्टे 16, ऑप्शन नंबर 4। एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत स्कोर 44 है। कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में जो 20% कम है। लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। देखिए कुल छात्र आपको बताए गए 50 हैं और इनका 40% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 40% 20, यानी कि आपके पास यहाँ पर 20 लड़कियाँ हैं, तो बच गए कितने, 30, यानी कि 30 यहाँ पर लड़के रहे होंगे, बॉयज़ रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर बॉयज़ और लड़कियों की संख्या टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये 50 आपको प्रश्न में दी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एवरेज का जो है आप रेशियो लिख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/5, यानी कि 5 से 1 कम है किसके, लड़कों का। लड़कों का एवरेज जो है यहाँ पर, अगर लड़कियों का एवरेज 5 यूनिट है तो यहाँ पर लड़कों का एवरेज 1 यूनिट कम है, यानी कि 4 यूनिट। तो 5x अगर इनका एवरेज है तो 4x आपके पास लड़कियों का एवरेज हो जाएगा। ये एवरेज के अंदर रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ये 5x आया आपके पास लड़कियों का एवरेज, 4x आया लड़कों का एवरेज, और यहाँ पर सभी का आपको दे रखा है 44। कुल 50 थे, इनका एवरेज आपको 44 दे रखा है। इनको गुणा कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये 120x हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी करके लिख सकते थे, ये 220x आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, बराबर होना चाहिए इस टोटल अंकों के, यानी कि टोटल स्कोर के बराबर होना चाहिए। तो 50 इंटू में 44 के बराबर होना चाहिए।
तो ये कितना आ जाएगा 220 x बराबर कितना आ जाएगा 50 इंटू में 44 आ जाएगा। तो x बराबर देखिए यहाँ पर 0 से तो 0 कट जाएगा, 22 दूनी का 44 यानी कि 5 दूनी का 10 आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 10 आई तो आप यहाँ पर रखेंगे तो 50 आपके पास लड़कियों का औसत हो जाएगा और लड़कों का औसत कितना हो जाएगा 40, बट आपसे यहाँ पर लड़कियों का औसत पूछा गया है तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि पाई चार्ट 3 व्यक्तियों के बीच 36 कंचों के वितरण को दर्शाता है तो माधुरी के पास कितने कंच है। माधुरी के पास 180 डिग्री यहाँ पर कंचे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसी 180 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और टोटल आपको पता है केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि इस 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 दे रखी है प्रश्न में। कुल कंचों की संख्या कितनी है 36, तो 36/360 से 180 को गुणा करा देंगे तो 1/10 यानी कि 18 कंचे आपके पास ये आएंगे। यानी कि माधुरी के पास कितने थे, माधुरी के पास टोटल 18 कंचे थे, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए ए बी के अनुक्रमानुपाती है, जब ए बराबर ये है बी बराबर ये है तो यहाँ पर बी बराबर ये होने पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए आपको बोला गया ए जो है बी के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती बोलें तो भी यहाँ पर ए की बात है, ठीक है। तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा के इंटू में बी के, तो के यहाँ पर क्या है एक नियतांक है और यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें ए की वैल्यू यहाँ पर 52 रखेंगे और ये बराबर के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बी की वैल्यू 91 दे रखी है तो 91 रख दीजिए। तो 13 चौके 52, 13 नंबर ये आपके पास 13 चौके 52, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू आपके पास 4/7 आई है तो आप यहाँ पर रख के जो है ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की वैल्यू आपको बताई गई है तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4/7 के की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू यहाँ पर 126 होने पर तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और 18 4 72 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 11.6 सेकंड और 11.8 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति इतने की स्पीड से चल रहा था और दूसरा व्यक्ति इतने की स्पीड से चल रहा था, तो ट्रेन की चाल क्या थी, यानी कि ट्रेन की चाल तो स्थिर थी। तो ट्रेन की चाल अगर हम यहाँ पर x मान लें तो इसी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको लगाना है भी, यहाँ पर दोनों जगह जो है ट्रेन की लंबाइयाँ तो बराबर होंगी, ट्रेन की लंबाइयाँ यहाँ पर बराबर होंगी तो ये लंबाई कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, दोनों की रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति की स्पीड आपको बताई गई इतनी है और ट्रेन की स्पीड इतनी है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करें, x माइनस का 5.85 करें क्योंकि एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, इनटू में टाइम करेंगे, इसके द्वारा टाइम लिया गया कितना था 11.6, तो यहाँ पर ये आपके पास ट्रेन की लंबाई आएगी। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी कंडीशन से कैलकुलेट कर लेंगे, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस का दूसरे व्यक्ति की स्पीड 6.3, तो 6.3 इसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा था 11.8 का, तो यहाँ पर 11.8 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये जो आपके पास यहाँ पर आएगी ट्रेन की लंबाइयाँ आएगी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इनको मिनट ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पर इसको घंटे में कन्वर्ट, टाइम को घंटे में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आप बराबर करेंगे तो ये अनुपात जो है आपके पास कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 58 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये 2 से काटेंगे तो ये 59 आ जाएगा। यहाँ पर ये 59x बनेगा, ये 58x इधर आएगा तो ये x बच जाएगा इधर की साइड, इधर की साइड ये इधर आ जाएगा गुणा होकर, तो ये आपके पास प्लस में हो जाएगा, यानी कि 59 इंटू में 6.3 ये प्लस में हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे ये 58 इंटू में 5.85, ठीक है। इससे गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे तो यूनिट डिजिट से देखिए यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर गुणा कराएं तो ये 0.7 यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको दिखाई पड़ रहा है 0.7, ठीक है। इसमें से आप माइनस कराएं, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 स्थान बाद दशमलव आएगा तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 58 का 5 गुना ये आपके पास कितना हो जाएगा 250, 8 पंच 40, 290 का 0 आ जाएगा, फिर हासिल आएगी 29 और 58 का 8 गुना कितना हो जाएगा 464 हो जाएगा। 464 में 29 ऐड करें, हमें तो इकाई का अंक लेना है तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और 2 स्थान बाद दशमलव। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या के बाद अगर 0 हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, सीधे 0.7 में से 0.3 माइनस करेंगे, लास्ट में क्या आएगा 0.4 आएगा और 0.4 आपको एक ही ऑप्शन में लास्ट में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 32.4 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ये x बराबर आएगा और x हमने ट्रेन की चाल मानी थी, तो ट्रेन की चाल कितनी है 32.4 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे समान गोले बनाए जाते हैं। इन गोलों की त्रिज्या कैलकुलेट करके बताने हैं।
तो यहाँ पर आयतन बराबर कर दीजिए, यानी कि अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर छोटे गोले का आयतन 4 इंटू में, यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू आपको बताई गई है 7 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 7 इंटू में 7 इंटू में 7 ऐसे करके लिख लेते हैं। और छोटे गोले की अगर हम त्रिज्या स्मॉल आर मान लें तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और ऐसे कितने गोले हैं, 4 गोले हैं, यानी कि इंटू में 4 कर देंगे तो इन 4 गोलों का आयतन बराबर इसके आयतन के होना चाहिए। तो ये बराबर कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर 3 से 3 कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 7 का क्यूब, ये 4 दूनी का 8 बट्टे में आ जाएगा। आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 7 क्यूब बट्टे 8। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7/2 आप लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि छोटे गोले की त्रिज्या आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपके पास से 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए मान लें कि ए बी सी जो है ट्रायंगल एक्स वाई जेड की भुजाओं क्रम से एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड के मध्य बिंदु हैं। यदि ट्रायंगल एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल आपको बताया गया तो इस ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, आंसर दिखाई पड़ गया, आंसर लगा दीजिए। कंसेप्ट क्या है मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ भाई। यहाँ पर देखिए जब भी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक्स वाई जेड, इनके मध्य बिंदु ए बी और ये सी, ठीक है। इन मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास कितने ट्रायंगल बन जाएंगे इस त्रिभुज के अंदर, कुल 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। और ये चारों ट्रायंगल जो है आपस में बराबर बराबर होंगे, ठीक है। चारों ट्रायंगल आपस में बराबर बराबर होंगे, इसका मतलब यहाँ पर सभी का क्षेत्रफल जो है वो आपस में बराबर बराबर होगा। पूरे का क्षेत्रफल आपको बता रखा है और यहाँ पर ये बीच का क्षेत्रफल जो ये ट्रायंगल बीच में बन रहा है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो ये इस पूरे ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा होगा। तो आप डायरेक्ट 1/4 कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल का, पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर आपके पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक सेकेंड, ए बी सी का पूछा गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, इसका 1/4 के बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपको बताया गया एक्स वाई जेड का कितना 8464, इसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में जो है 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, देख लीजिए। मूल भिन्न अगर हम यहाँ पर x/y मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। अब काफ़ी बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। 25 पर 3 का इंक्रीमेंट यानी कि 28/25 इसका कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। y की जो है यहाँ पर 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, तो 25 पर 4 का इंक्रीमेंट, सॉरी यहाँ पर कमी हो रही है और ये आपके पास 2/25 होती है, तो 25 पर 2 की कमी होगी तो 23/25 आपके पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर देंगे y का, तो यहाँ पर आपके पास ये जो फ्रैक्शन प्राप्त होगी ये 16:17 होगी। 25 से 25 कट जाएगा, 4 से कटेगा 7 चौके 28, 4 चौके 16, तिरछा गुणा करा दीजिए 23 चौके 92, 17 7 119, आंसर लगा दीजिए। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि x/y बराबर 23 चौके 92, 17 7 119, ठीक है। आपको डायरेक्ट जैसे आंसर दिखाई पड़ता आंसर लगाइए। इसमें देखिए यहाँ पर एक बैंक में जो है ₹84,000 की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा की जाती है। कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, उसी टाइप का प्रश्न है। 15 3 45% का ब्याज मिलेगा। तो 84,000 का आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे 45%, तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे। 45 का 4 गुना 180 हो जाएगा, तो ये 0 और ये 0 और हासिल आएगी 18। 45 का 8 गुना कितना हो जाएगा 180, 180 360 और 18 378 आपके पास आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए दिए गए दंड आरेख में एक कक्षा के कई छात्रों ने के पसंदीदा रंगों को दिखाया गया। मान लीजिए कि छात्रों को ए और बी 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, जहां समूह ए के छात्र लाल, हरा, नारंगी, गुलाबी रंग में से किसी एक को पसंदीदा रंग के रूप में चुनते हैं, जबकि समूह बी के छात्र अन्य चारों रंगों में से किसी को भी अपने पसंदीदा रंग के रूप में चुनते हैं। तो दंड आरेख के अनुसार समूह ए में समूह बी की तुलना में कितने अधिक छात्र हैं। तो देखिए यहाँ पर समूह ए के लाल, हरा, नारंगी, गुलाबी
इंग्लिश वाले इसे देख सकते हैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक। तो यहाँ पर रेड यानी कि लाल ये रहा, ग्रीन हरा ये रहा, ऑरेंज नारंगी ये रहा, पिंक गुलाबी ये रहा। तो यहाँ पर ये आपके पास ए समूह के होंगे, तो यहाँ पर इनका टोटल कर लीजिए 10 है। ये आपके पास यहाँ पर 6 है, और इसके अलावा ये आपके पास जो है 4 है, और ये देखिए 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में, तो यहाँ पर ये 7 होगा। टोटल कर लीजिए 10 10 20 27 आपके पास यहाँ पर समूह ए में छात्रों की संख्या आ गई। समूह बी में कैलकुलेट कर लीजिए कितने होंगे। समूह बी के अंदर देखिए यहाँ पर ये जो बाकी बचे हैं इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर समूह बी के छात्र हो जाएंगे। इनका टोटल कर लीजिए, ये आपके पास 7 है, ये भी 7, और ये 5, और ये 6, तो 7 7 14 19, और ये 6 25 आपके पास ये हो जाएगा। तो समूह ए में जो है यहाँ पर इससे कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। आंसर दिखा दीजिए। 20% दूध वाले 36 लीटर विलेन को 10% दूध वाले 48 लीटर विलेन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलेन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर विलेन ए और विलेन बी मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पहला विलेन ए है, इसमें यहाँ पर 36 लीटर आपके पास ये पूरा मिश्रण है, इसमें से 20% दूध है, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर के अंदर रेशियो लिखें तो 20% तो दूध है, तो बचा कितना 80%, यानी कि पानी रहा होगा। तो 1:4 आपके पास इनका अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। टोटल करें तो 5 यूनिट हो रहा है, और इस 5 यूनिट बराबर आपको 36 बताया गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/5 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मिल्क कितना है 36/5 लीटर है। इसी तरह से आप यहाँ पर विलेन बी मान लेंगे, और विलेन बी में ये 48 लीटर आपको बताया गया। यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो देखें तो 10% यहाँ पर मिल्क है, तो 90% यहाँ पर वाटर रहा होगा। इनका रेशियो बनाएंगे तो 1:9 बनेगा। टोटल करें तो मिश्रण 10 यूनिट का हो रहा है, जबकि प्रश्न में बताया गया 48 लीटर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 48 लीटर है, यहाँ पर भी ये लीटर में था। 48 लीटर है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मिल्क यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 48/10 लीटर हो जाएगा। जब आप इन दोनों विलेनों को आपस में मिलाते हैं तो ये मिल्क की मात्रा तो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर मिल्क ये इतना है और यहाँ पर मिल्क ये इतना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 36/5 प्लस का 48/10, तो ये बट्टे में 10 आएगा, 36 दूनी का 72 प्लस 48, 36 दूनी का 72 प्लस का 48, यानी कि आपके पास हो जाएगा 50, 120, 120/10, यानी कि 12 लीटर आपके पास ये मिल्क आ जाएगा। ये अब मिल्क के मात्रा आपके पास आ चुके पूरे मिश्रण के अंदर, ठीक है। तो पूरे मिश्रण के अंदर 12 यूनिट का आपके पास 12 लीटर का जो है ये मिल्क है। पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 36 प्लस का 48 बट्टे में रखें, गुणा 100 कर देंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, 12 बट्टे ये कितना हो जाएगा 54 30 84 हो जाएगा, और ये गुणा में 100, 12 7 84, 1/7 की प्रतिशत वैल्यू होती है 14 सही 2/7, तो 14.28% आप इसको लिखेंगे। आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 20 30 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, सी जो है ये 60 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 आपको दिखाई पड़ रहा है, 3 इसकी एफिशिएंसी, 2 इसकी एफिशिएंसी, 1 इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ए की सहायता कौन करता है, बी करता है, फिर यहाँ पर अगले दिन ए की सहायता सी करता है, और यही पैटर्न आगे भी चलता जाता है। अब यहाँ पर टोटल देख लीजिए 2 दिन हुए, और 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हुआ, 3 2 3 1 5 4 9 यूनिट का काम हुआ। कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में 9 यूनिट का काम हुआ। हमें टोटल वर्क कराना कितना है, 60 यूनिट कराना। तो 60 तो नहीं करा सकते, लेकिन 6 9 54 करेंगे तो ये 54 यूनिट का काम हो जाएगा। 9 से 63 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो इधर भी आप 6 से गुणा कराएंगे, यानी कि 12 दिन तो यहाँ पर ये लग जाएंगे, यानी कि 12 दिन में जो है 54 यूनिट का काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल डेज अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये आपके पास 12 दिन तो ये हो गए प्लस के अंदर। इसमें देखिए 54 यूनिट का काम हो चुका है टोटल 60 में से, तो शेष काम जो है रिमेनिंग वर्क जो है आपके पास कितना बचा, तो 60 में से 54 माइनस कर देंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 6 यूनिट का बचा। अब 6 यूनिट का काम बचा, तो यहाँ पर देखिए सी पर एंड हो रहा है, तो अब सहायता करने ए की बी आएगा, और ए यहाँ पर
3 की एफिशिएंसी से, ये 2 की एफिशिएंसी। टोटल 5 यूनिट का काम हो जाएगा कितने दिन में? 1 दिन में। तो 1 दिन और लग जाएगा, तो +1 कर दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पर रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना बचा, यानी कि 5 यूनिट का काम और हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क अब आपके पास 1 यूनिट का काम बचा है। तो अब यहाँ पर ए की सहायता कौन करने आएगा? सी आएगा, और ये 3 और ये 1, यानी कि टोटल 4 की एफिशिएंसी से 1 यूनिट का काम होगा, तो 1/4 दिन का टाइम लगेगा। तो 1/4 इसमें ऐड कर दीजिए, 13 होगा प्लस 1/4, 13 चौके 52, 1 53/4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए आपके पास यहाँ पर 10a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर 3/4 हो जाएगा। तो ट्रायंगल बना लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। हाइपोटेनस जो है 5 हो जाएगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें जो है ये वाला एंगल अगर a है, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये बेस, और ये 5 आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए पूछा गया, तो कोस ए ये आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर ए, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस किया, 7 बचेगा, और बट्टे के अंदर 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है, यदि उसे भागफल और शेषफल ये प्राप्त होते हैं, तो भाजक क्या है, यानी कि डिविजर आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए शॉर्ट में आप याद रखिए फॉर्मूला, भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू में भागफल, भागफल को क्यूशिएंट बोलते हैं, प्लस में रिमाइंडर शेषफल आर कर देते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख लीजिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक इनटू में भागफल प्लस का शेषफल, तो मैंने बोल के बता दिया। इंग्लिश वाले यहाँ पर लिख लीजिए डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूशिएंट प्लस ये रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसको भाग करता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर भाज्य है, और यहाँ पर जो है इस इतना भागफल प्राप्त होता है, यानी कि आपके पास क्यूशिएंट है, भागफल है, और यहाँ पर ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल यहाँ पर ये बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर हो गया। और भाजक यानी कि डिविजर आपको कैलकुलेट करना है, तो डिविजर हमने यहाँ पर b माना है, तो ये b की वैल्यू जो है ये आपको कैलकुलेट करनी है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। ये फॉर्मूला मैंने लिखा, आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। ए की वैल्यू रखेंगे 18,935 बराबर b कैलकुलेट करना है, क्यूशिएंट 102, और ये प्लस के अंदर है, रिमाइंडर जो है 65 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 35 गया, 30 हो जाएगा 870, यानी कि b इंटू में 102 बराबर कितना बचा? 18,870। तो ये 17 से डिवाइड है, यानी कि 17 छिके 102 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17 0। अब देखिए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर पूर्णांक में दे रखे, यानी कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो ये 6 एकम 6 51, 8 छिके 48, और यहाँ पर 5 छिके 30, 185 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राहुल की उम्र और उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात ये दे रखा है, और उनके उम्रों का गुणनफल ये दे रखा है, तो 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग कितना होगा ये कैलकुलेट करना। आसान सा प्रश्न है। ये राहुल है, ये उसका पुत्र यानी कि सन है, इनका उम्र का रेशियो आपको बताया गया 9:1। अगर 9x आपके पास इसकी उम्र है तो x इसकी हो जाएगी। इनका गुणनफल आपको दिया गया है, यानी कि 9x इंटू में x करते हैं, तो ये बराबर 144 बताया गया। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 16 नमा 144 बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जैसे ही 4 रखेंगे तो 9 चौके 36 और ये 4, ये इनकी आपके पास आयु आ चुकी है। 4 वर्ष बाद जाना है तो दोनों में क्या करेंगे? प्लस का 4 करेंगे, तो ये 40 हो जाएगा, और ये आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर 48 आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 48। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट आपके पास 4 आएगा, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, आंसर लगा देते। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 52 का स्क्वायर लिखा हुआ है या माइनस के अंदर 48 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते तो यहाँ पर 52 माइनस का 48 करते, और एक बार यहाँ पर करते 52 प्लस का 48, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 4 इंटू में 100 बनता, और ये बराबर 400 आता। तो दोनों मेथड आसान है, बस इसमें टाइम थोड़ा कम लग रहा है, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। बाकी दोनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ट्रायंगल ABC में जो है P और Q क्रम से भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। R रेखाखंड PQ पर एक ऐसा बिंदु है कि PR का PQ के साथ रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पर PR बराबर 5 सेंटीमीटर, BC का मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बना दीजिए।
ये आपके पास ए बी सी जो है एक ट्रायंगल दे रखा है। ए बी भुजा पर बिंदु पी है और इस पर आपको बिंदु क्यू दे रखा है और ये मध्य बिंदु है, ठीक है। अब इन दोनों मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये पी क्यू जो है यहाँ पर इस बी सी के समांतर होगी, और समांतर होगी तो इसका मतलब यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर मध्य बिंदु था तो अगर ये 1 यूनिट है तो यहाँ पर ये भी 1 यूनिट होगा, तो पूरी आपके पास ए बी जो है ये कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। तो यहाँ पर ए पी ए का ए बी के साथ रेशियो कितना है, 1:2 आया, और यहाँ पर भी आपके पास पी क्यू का जो है बी सी के साथ क्या होगा, 1:2 का अनुपात होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको ये भी दिया गया था कि आर जो है पी क्यू का मध्य बिंदु, ये पी क्यू के बीच में जो है एक बिंदु ऐसे है, यहाँ पर जो है ये पी आर का आर क्यू के साथ रेशियो जो है 1:4 का है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पूरी भुजा पी क्यू की तो ये हमारे पास 4 और 1 5 यूनिट की हो रही है, जबकि यहाँ पर पी आर की बात करूँ तो ये आपके पास यहाँ पर 1 यूनिट है। पी आर कितनी है, 1 यूनिट है, और प्रश्न में इसका मान भी बताया गया 5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 करेंगे 25 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का आंसर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आपके पास यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे पी क्यू आपके पास 25 सेंटीमीटर आ चुकी है, बट यहाँ पर देखिए आपने ये देखा था कि पी क्यू 1 यूनिट की भी थी, यानी कि आपके पास 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इस इनका रेशियो आपके पास 1:2 था। पी क्यू का बी सी के साथ 1:2 रेशियो था, 1 = 25 सेंटीमीटर है तो 2 = कितना हो जाएगा, 2 × 25 करेंगे, यानी कि 50 सेंटीमीटर आपके पास ये बी सी की लंबाई आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए ए एक वस्तु जो है बी को 16% के लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% के हानि पर बेचता है, और सी इसे डी को 20% के लाभ पर बेचता है, और यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर आपको बताया गया 248 है, तो बी को हुई हानि की गणना कैलकुलेट करनी है। देखिए कैलकुलेटिव प्रश्न होगा और इसको आप तभी बना पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी। देखिए मैं यहाँ पर ए के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस इसके लिए कितना होगा, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, तो 25 की वस्तु इसने 4 के प्रॉफिट यानी कि 29 पर बेची, तो इसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपके पास आ चुका है। तो प्रॉफिट देख लीजिए कितने का हुआ, 4 का हुआ। ये तो आसान था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/25 होती है, और 25 पर 4 का प्रॉफिट हुआ तो 25 की वस्तु 29 में बेची गई। और ये मैं देखिए बार बार में नहीं बताऊँगा। इसमें देखिए यहाँ पर 20% के लाभ पर यहाँ पर ये वस्तु जो है अब बी के पास आ चुकी है, और बी के लिए यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, भाई इसने 29 में खरीदा था तो 29 इसके लिए क्रय मूल्य है, तो इसके लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। भाई यहाँ पर देखिए बी ने 15% की हानि पर बेचा तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 पर 3 का लॉस हुआ, तो आप इसका 29 का कैलकुलेट कर देंगे 17/20, और यहाँ पर देखिए इसको लॉस कितने का हो रहा है, भाई 29 का आप यहाँ पर डायरेक्ट 3/20 कैलकुलेट कर देंगे। भाई 15% का लॉस हो रहा है तो 29 का आप सीधे 15% कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये लॉस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर सी का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस इतना होगा क्योंकि इसने सी से इतने में ख़रीदा था, यानी कि 29 × 17/20 ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, सी ने डी को 20% के लाभ पर बेचा, 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 6/5 कैलकुलेट कर देंगे, तो 29 × 17/20 का कैलकुलेट कर देंगे 6/5, ठीक है। 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो 6/5 इसका कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर इसको जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 29 × 17/20 ये जो कॉस्ट प्राइस था इसका आप डायरेक्ट 1/5 कैलकुलेट कर देंगे, 1/5 मतलब 20%, डायरेक्ट 20% कैलकुलेट कर देंगे तो ये प्रॉफिट यानी कि लाभ आ जाएगा। अब ये थोड़ी सी समझ जो है वो आपको विकसित करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें आपको बताया गया कि यहाँ पर सी को जो प्रॉफिट हो रहा था और ए को जो प्रॉफिट हो रहा था इनका डिफरेंस जो है आपको बताया गया 248 है। तो आप किसी में से भी कोई सी भी वैल्यू घटा दीजिए, आपके पास चाहे ऋणात्मक है चाहे धनात्मक है, आपको धनात्मक में लेनी है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिखाई पड़ रही है कि बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, छोटी वैल्यू कौन सी होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे,
ये जो 29 इंटू में 17/20 और ये इंटू में 1/5 है, इसमें से माइनस कर देंगे इसे ए का प्रॉफिट यानी कि 4। मैंने क्या किया, सी के प्रॉफिट में से ए के प्रॉफिट को माइनस किया, तो ये बराबर 248 क्या आना चाहिए, देखते हैं बराबर कितना आता है। 17 नमा 153 का 3 हासिल आ जाएगी 15, 17 दूनी का 34, 15 49 हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा क्योंकि बट्टे में 100 आएगा। -4 करेंगे तो 0.93 आएगा, और जबकि प्रश्न में यहाँ पर इनका डिफरेंस जो है 248 दिया गया था। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आगे 2 0 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो है 93 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 24,800 आई। तो 93 यूनिट की वैल्यू 24,800 है। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि बी को कितने का लॉस हुआ, बी को लॉस कितने का हुआ, 29 इंटू में 3/20 का हुआ। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो स्पेस कहाँ पर है, यहीं पर कैलकुलेट कर दें क्या इसका, एक सेकेंड यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 29 है और इंटू में ये 3/20 है, और इसको यहाँ पर 24,800/93 से गुणा कर देंगे। ये कैलकुलेशन कर दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 बार कटेगा, 31 का यहाँ पर 8 गुना 3 ये 248 होता है, तो ये 800 आ जाएगा, और ये काटेंगे तो यहाँ पर ये 40 आ जाएगा, ठीक है 40 आ जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ -29 इंटू में आपके पास ये 40 आएगा। 29 का 4 गुना कितना होता है, 116 होता है, और यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ये माइनस में आएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए कैलकुलेशन कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। बाकी देखिए अगर आप इसमें खुद से बनाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट फटाफट कैलकुलेशन करते जाएंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 18 4 72, लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, 2300 के 92, 400 के 16, ये 3 तो डिविजिबल हैं, लेकिन 94 यहाँ पर 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं के बीच की दूरी आपको बताई गई 1200 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर पर आवर कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखिए इसमें यहाँ पर 1200 किलोमीटर, y द्वारा लिया गया समय t, यानी कि इसके y द्वारा लिया गया समय ज़्यादा होगा, इसमें से माइनस कर देंगे x द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, और ये कवर करेगा कौन, y, जबकि यहाँ पर y की स्पीड आपको बताई गई है x की तुलना में कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी कि x में से 40 किलोमीटर पर आवर कम है, तो x - 40 से इसको डिवाइड करेंगे, दूरी बटे चाल करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे x का टाइम। तो यहाँ पर x जो है 1200 की स्पीड कवर करेगा अपनी खुद की स्पीड से, यानी कि x की स्पीड से, ठीक है। x हमें पता नहीं है तो x हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये टाइम का डिफरेंस जो है बराबर 5 घंटे क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 घंटे दे रखा है। तो यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू यानी कि y द्वारा लिया गया समय आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें x कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए x की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ जाती है 120 है, तब तो आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको फटाफट से सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये 1200x हो जाएगा, फिर सा गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 1200x और ये प्लस का हो जाएगा 12 4 48,000 हो जाएगा, और ये बराबर की साइड में आ जाएगा। ये आपस में गुणा होकर इधर बराबर में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि 5x², और ये आपके पास माइनस का 40x माइनस का 200 हो जाएगा, और ये x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x² माइनस का 200x, ये बराबर के उस साइड वालों को मैंने इस साइड लिख लिया, ठीक है। और ये आपस में कट ही जाएंगे, और यहाँ पर ये 48,000 इधर आ जाएगा माइनस में, और ये बराबर की साइड 0। तो 5 से डिवाइड x² माइनस का 500 के बीच 40x माइनस का ये आपके पास 9 5 45 और 9 5 45 5 से 30, और ये आपके पास 9600 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर आप इसके फैक्ट यहाँ पर इसको सोल्व करें तो ये इसको 120 माइनस का 120x माइनस का 40x लिख सकते हैं। ये आप माइनस में लिखेंगे, ये प्लस में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस में लाना है। तो ये आपके पास 40, ये आपके पास 12 4 48, 12 8 96 होता है ना,
और हमें 40 बचाना है, तो इसको आप यहाँ पर 80x लिखेंगे, प्लस का 80x, और ये हो जाएगा माइनस का 9600। ठीक है, अब ये देखिए प्रैक्टिस के साथ ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो है वो लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए x यहाँ से कॉमन ले लें तो x माइनस का 120 यहाँ पर बच गया, यहाँ से 80 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x माइनस का 120 यहाँ पर भी बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो x माइनस का 120 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 80 बच जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू आपके पास दो आएंगी, एक तो आएगी माइनस का 80 और एक आएगी x की वैल्यू ये आपके पास यहाँ पर प्लस का 120 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पीड आपके पास प्लस में होनी चाहिए। तो आप x बराबर कितना ले लेंगे 120, और जैसे ही x बराबर 120 आया तो आप y द्वारा लिया गया टाइम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा 1200 बटे x की जगह 120 रखेंगे माइनस का 40, यानी कि 1200 बटे 80, 0 से 0 15 8 120, यानी कि 15 घंटे आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती। इसमें देखिए यदि कंपनी W के उत्पादन का K% कंपनी Z के उत्पादन के बराबर है तो K का मान कैलकुलेट करना है। तो W के अंदर उत्पादन प्रोडक्शन देखना रेड कलर वाला, तो ये 1600 है। 1600 का अगर आप K% कैलकुलेट करें तो ये Z के उत्पादन के बराबर है। तो Z के अंदर देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन यानी कि आपके पास 2400 है, तो बराबर 2400, 2 0 से 2 0 खत्म, K बराबर कितना आ जाएगा 16 एकम 16, बचेगा 8 16 85, 150 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चांदी की एक पूजा की थाली के सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर 10% 5% की क्रमिक छूट के साथ बेचा तो भुगतान नकद किए जाने पर अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है। नकद भुगतान पर वस्तु का विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। तो 10,000 इंटू में ये जो है 10% की छूट, 1/10, 10 पर 1 की छूट, तो ये मैं बताऊंगा नहीं। अब देखिए बार बार यहाँ पर ये 9/10 और यहाँ पर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 पर यहाँ पर 1 की छूट, तो 19/20 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से 5% की छूट अगर नगद भुगतान करता है तो यहाँ पर देखिए 19/20 इसका फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 3 0 यहाँ पर ये कट जाएंगे और यहाँ पर जो है 2 से कटेगा, ये 5 आ जाएगा, बट्टे में 1 2 फिर भी बचा हुआ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको पूर्णांक, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से ये बनेगा नहीं तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से गुणा करके जो है इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा, इसको 9 से गुणा करा देते। तो 5 इंटू में 9 एकम 9, 6 9 54, 5 27, 5 32 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 2, 5 से और गुणा करा देते हैं तो 9 5 45 हासिल 4, 20 24 का 4 हासिल आएगी 2, 10 12 15 16 बटे 2, 8 दूनी का 16, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 0.50 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यदि एक दुकानदार एक कैलकुलेटर के 500 के अंकित मूल्य पर 7% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है तो कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है भाई, 500 इस पर 7% की छूट देता है, यानी कि इसका 93% कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से 7% की छूट देता है तो फिर से इसका 93% कैलकुलेट कर देंगे और ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 2 0 से तो 2 0 खत्म। अब देखिए यहाँ पर 93 को 93 में से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि 93 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 27 दूनी का 54 हो जाएगा, 4 लिख लिया, हासिल आएगी 5। अब 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 में 5 ऐड करेंगे तो ये 86 हो जाएगा और इसको 5 से गुणा करा देते तो 9 5 45 हासिल 4, 5 के 20, 4 ये 24 हो जाएगा। लास्ट में 4 5 और 2 स्थान पर दशमलव आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए 432.45। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।